हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना रसायन विज्ञान का 6 नंबर का 6वां पाठ चल रहा था, मेटलर्जी या धातु क्रम। इसमें अपन धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसकी 2 क्लासें मैं आपको करवा चुका हूं। आज अपन इसकी 3rd क्लास के बारे में बात करेंगे। देखो, इससे लास्ट चरण में अपन पढ़ रहे थे निक्षालन। क्या पढ़ रहे थे? निक्षालन, या इसको अपन निक्षालन कह सकते हैं, निक्षालन भी बोल सकते हैं, या फिर निक्षालन को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक पृथक्करण भी कहते हैं। रासायनिक पृथक्करण भी इसको अपन कहते हैं। इसमें बताया था ये किसी धातु या किसी जो अयस्क होता है उसकी विशेष रासायनिक गुण के आधार पर करा जाता है। वो अयस्क किसी विलायक में विलय होगा, अशुद्धि उसमें अविलय। इस आधार पर जब अयस्क का सांद्रण किया जाता है तो वो कहलाता है निक्षालन अथवा रासायनिक पृथक्करण। अब अपन निक्षालन अथवा रासायनिक पृथक्करण द्वारा, मैंने कहा था अपन किस कौन कौन से अयस्कों का निक्षालन करते हैं? एल्यूमिनियम के अयस्कों का, और चांदी के अयस्कों का, और गोल्ड के अयस्कों का। इसमें सबसे पहले पढ़ा था अपन ने बॉक्साइट द्वारा एल्यूमिना का निक्षालन, ये पढ़ा था अपन ने। इसमें अपन ने कौन कौन से प्रक्रम पढ़े थे? बेयर विधि पढ़ी थी, होल विधि पढ़ी थी, और अपन ने पढ़ी थी सर्पेक विधि। इन विधियों द्वारा अपन ने बॉक्साइट से किसका निक्षालन करा था? अपन ने बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन किया था। और यहां पर कौन कौन सी अशुद्धियां थी? सिलिका और Fe2O3 में साथ में क्या रहे? TiO2। यहां पर Fe2O3 की अशुद्धियां रहने पर, यहां पर सिलिका की अशुद्धियां रहने पर, यहां पर सिलिका Fe2O3 तथा सूक्ष्म मात्रा में क्या रहना चाहिए? सूक्ष्म मात्रा में TiO2। ये अशुद्धि रहने पर ये चीज अपनी क्लियर हो चुकी थी। तो देखो, अपन किसका निक्षालन कर चुके हैं? अपन एल्यूमिनियम का निक्षालन कर चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे सोने एवं चांदी का निक्षालन। चलो, अगला अपना टॉपिक होगा सोने एवं चांदी का निक्षालन किस प्रकार से करते हैं। चांदी एवं सोने के अयस्कों का निक्षालन, ये अपन पढ़ते हैं। आज अपन यहां से शुरू करते हैं। चांदी के जो अयस्क होते हैं उनका निक्षालन अपन किस प्रकार से करते हैं। अब देखो, चांदी के सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चांदी के अयस्कों का निक्षालन। Ag, चांदी के अयस्कों का निक्षालन, ये इसको कहें अपन चांदी के अयस्कों का निक्षालन। देखो, चांदी के मुख्य रूप से अयस्क कौन कौन से हैं? सिल्वर ग्लांस Ag2S, इसको क्या कहते हैं अपन? सिल्वर ग्लांस कह सकते हैं, या फिर इसको अर्जेंटाइट भी कहते हैं, अर्जेंटाइट, या हॉर्न सिल्वर AgCl, इसको क्या कहते हैं अपन? हॉर्न सिल्वर। इनका अपन कौन सी विधि द्वारा? निक्षालन विधि द्वारा अपन क्या करते हैं? निक्षालन द्वारा अपन क्या करेंगे? इनका सांद्रण अपन करते हैं। अब देखो, इनका जो निक्षालन करवाया जाता है, इनका निक्षालन NaCN या KCN द्वारा करवाया जाता है, तो इनका निक्षालन किसके द्वारा किया जाता है? या तो NaCN द्वारा, सोडियम साइनाइड द्वारा, या फिर किसके द्वारा निक्षालन किया जाता है? पोटेशियम साइनाइड के द्वारा इनका निक्षालन किया जाता है। जैसे अपन करें AgCl का निक्षालन, AgCl, ये हॉर्न सिल्वर है, इसका निक्षालन किसके द्वारा करेंगे अपन? NaCN। क्या नाम है इसका?
सोडियम साइनाइड, इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इसका निक्षालन करते हैं। तो यहां पर अपने को ये संकुल प्राप्त होगा। NaAgCN2 प्लस ये 2 बन गए यहां पर। ये देखो, ये अपने को यहां पर ये संकुल अपने को प्राप्त हुआ है, इसका जब अपन निक्षालन करवाते हैं। अब देखो ये एक रहेगा प्लस AgCl, सॉरी NaCl। इसको अपन कहते हैं सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट संकुल। अब देखो ये संकुल बन गया यहां पर। अगर हॉर्न सिल्वर हो, कौन सा, हॉर्न सिल्वर, सॉरी सिल्वर ग्लांस, हॉर्न सिल्वर का तो अपन इस प्रकार से करवा देते हैं NaCN द्वारा। अगर सिल्वर ग्लांस हो, उसका निक्षालन करने के लिए अपने को वायु भी प्रवाहित करनी पड़ती है। किसका, Ag2S। इसमें क्या प्रवाहित करनी पड़ेगी अपने को, वायु, या फिर मैं कहूं यहां पर अपने को O2 भी प्रवाहित करनी पड़ती है। तो देखो इसका निक्षालन अपन किस प्रकार से करवाते हैं। जैसे Ag2S है 4NaCN प्लस O2, तो यहां पर ये प्राप्त होगा अपने को 2Na और AgCN2 ये संकुल, और साथ में अपने को क्या प्राप्त होगा, Na2SO4 प्लस Na2SO4 अपने को यहां पर प्राप्त होता है। ये तो यहां पर मैंने कहा सिल्वर ग्लांस होने पर NaCN के साथ अपने को क्या प्रवाहित करनी पड़ती है, ऑक्सीजन अथवा वायु भी प्रवाहित करनी पड़ती है। वो यही कौन सा संकुल है, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट संकुल। तो इस प्रकार से ये संकुल बनता है। अब इस संकुल का अपन जिंक द्वारा प्रतिस्थापन करो। इस संकुल से Ag का प्रतिस्थापन जिंक द्वारा करवा लिया जाता है। देखो वो कैसे करवाया जाता है, जैसे ये संकुल है 2NaAgCN2। अब इसमें अपन ने क्या डाला, जिंक। तो यहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। देखना बनेगा क्या, Na2ZnCN4 प्लस 2Ag। यहां पर इसका क्या हो जाता है, अवक्षेपण, या ये सिल्वर क्या हो जाती है, यहां से प्रतिस्थापित हो जाती है। इस प्रकार से जिंक डालकर अपन किसका विस्थापन करवा लेते हैं, सिल्वर का विस्थापन करवा लेते हैं। अब अपन इसकी देखते हैं आयनिक अभिक्रिया। इसकी कौन सी अभिक्रिया देखेंगे अब अपन, इसकी आयनिक अभिक्रिया, कौन कौन सी इसकी आयनिक अभिक्रिया होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। आयनिक अभिक्रिया, तो इसकी आयनिक अभिक्रिया अपन देख सकते हैं। देखो जैसे 4Ag प्लस 8CN माइनस प्लस 2H2O, और ये जल के अणु है और ये एक ऑक्सीजन है। अब देखो इसकी आयनिक अभिक्रिया में ये अभिकारक यहाँ पर क्या आ रहे हैं, काम में आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसका संकुल का निर्माण हो जाएगा। तो ये संकुल मैं यहीं पर बना देता हूँ। ये संकुल बन जाएगा AgCN2 और
ये माइनस, और ये है कितने 4 प्लस 4OH माइनस। तो यहाँ पर अपने को ये संकुल इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तो अब देखो, इसका आपको सबको पता ही है, इसमें क्या डालेंगे, इसमें जिंक डालेंगे, और इसमें जिंक डालते ही क्या हो जाएगा, Ag का क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रतिस्थापन हो जाएगा। जैसे डाल करके देख सकते हो आप, यहाँ पर अपन ने डाला था, नहीं डाला था, इसमें जिंक डालेंगे तो या ऐसे डाल सकते हो आप 4AgCN2 प्लस जिंक। तो यहाँ पर देखना, यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसको बनेगा क्या, जिंक, ये 2 लेंगे यहाँ से, CN4 2 माइनस प्लस 2Ag। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, यहाँ से विस्थापन हो गया। तो इस प्रकार ये चांदी के संकुल का क्या है, चांदी के अयस्क का क्या है, यहाँ पर निक्षालन। चांदी के अयस्क कौन कौन से हैं, ये 2 चांदी के अयस्क। निक्षालन किसके द्वारा, NaCN अथवा KCN द्वारा इनका निक्षालन करवाया जाता है। क्लियर है ये चीज सभी को, NaCN द्वारा भी करवा सकते हो और KCN द्वारा भी करवा सकते हो। जैसे अपन ने पहले यहाँ पर क्या लिया, हॉर्न सिल्वर, इसको हॉर्न सिल्वर कहा था ना, ये हॉर्न सिल्वर, इसका निक्षालन NaCN द्वारा करवाने पर यह संकुल प्राप्त होता है। अगर सिल्वर ग्लांस हो तब निक्षालन इसके साथ करवाने के साथ साथ इसमें वायु भी प्रवाहित करनी पड़ेगी, यही संकुल यहां पर बनेगा। ठीक है, अब इस संकुल से अपने को सिल्वर का क्या करना है, जिंक द्वारा प्रतिस्थापन करवा लिया। ये जिंक द्वारा अपन क्या करवा लेते हैं, प्रतिस्थापन। इसकी आयनिक अभिक्रिया, ये क्या लिखी हुई है, इसकी आयनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। क्लियर है ये सभी को। अब अपन किसका निक्षालन पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इधर मैं किसका निक्षालन बताऊंगा आपको, सोने का निक्षालन। हाँ, इस प्रकार से ये जो चांदी अवक्षेपित हो रही है ना यहाँ पे, इसको सीमेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, ये इस प्रकार से चांदी का ये निक्षेपण होना, सीमेंटेशन क्या कहलाता है, ये सीमेंटेशन। इस प्रकार चांदी अपने को प्राप्त हो गई, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीमेंटेशन कहलाती है। इसका अपने को ध्यान रखना है, एक टर्म आया है यहाँ पर, सीमेंटेशन क्या होता है। अब अपन देखते हैं सोने का निक्षालन। देखो, सोने के निक्षालन में वही चीज है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। जैसे ये अभिक्रिया है, बस इसी से अपन सोने का निक्षालन करवा लेंगे। सोने के अयस्क का निक्षालन। देखो ये रिएक्शन थी अपने पास, क्या था ये रही, ये देखो मैं लिखूं 4Au प्लस 8 लिखा है NaCN प्लस 2H2O प्लस O2, ये लिखा अपन ने। अब देखो ये रिएक्शन होके क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा Na2 और ये AuCN2 और साथ में अपने को क्या प्राप्त हो गया, ये 2 और 2 4, ये 4 बनेंगे यहाँ पे और 4 NaOH, ये रिएक्शन है। अब देखो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इस संकुल से, ये संकुल बन गया यहाँ पर, इस संकुल में जिंक डालेंगे Na2AuCN4, इसमें क्या डालते हैं अपन, जिंक डालते हैं। और ये जिंक डालते ही आपको पता है ये Au यहाँ से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन गया ZnCN का होल 4 और ये यहाँ पर यही होगा, ये 2 होगा, सॉरी ये लिखा ना अपन ने यहाँ पर, हाँ यही होगा, ये Na2 प्लस 2
Au। बताओ, इस प्रकार से अपन सोने का भी क्या करवा सकते हैं, निक्षालन। अरे अब इसकी कौन सी अभिक्रिया बची है, इसकी आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया आप जानते हो, आयनिक अभिक्रिया में आपको क्या करना है, बस इसकी जगह यहाँ पर क्या लेना है, Au लिए 4, 8 क्या लिए, Cn ले लिए, प्लस 2 H2O ले लिए, प्लस 1 ऑक्सीजन ले ली। क्या बन गए यहाँ पर अपने पास 4 Au Cn का होल 2 और ये माइनस प्लस 4 OH माइनस। अब इसमें क्या डाल दोगे, जिंक डाल करके अपन इसका क्या करवा लेंगे, विस्थापन करवा लेंगे। तो यही वही विधि है, वही प्रक्रिया है, जिंक डाल करके इसका विस्थापन करवा लो। 2 Au Cn का होल 2 माइनस प्लस क्या डाला, यहाँ पर अपन ने जिंक डाला, और ये जिंक डालने पर क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, Zn Cn का होल 4 2 माइनस प्लस 2 Au। ये सोने का क्या हो गया, इस प्रकार से निक्षालन हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन सोने और चांदी दोनों का क्या कर सकते हैं, निक्षालन कर सकते हैं। तो ये चीज भी आप सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अगर चांदी वाली अपने को याद है तो सोने वाली भी अपने को आसानी से क्या रहेगी, याद रहेगी। अब देखो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है। देखो इसके प्रारंभ में NaCN द्वारा धातुओं का क्या होता है, ऑक्सीकरण। प्रारंभ में NaCN द्वारा धातुओं का क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रारंभ में NaCN द्वारा धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। दो प्रक्रम है, प्रारंभ में NaCN जो होता है उसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, और फिर अपचायक कौन है, जिंक द्वारा क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रम। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रम भी इसको अपन बोल सकते हैं। नंबर 1 बात क्या बोलेंगे, इसको अपन ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रम भी बोलेंगे। दूसरी चीज देखो, इसमें जलीय संकुल से धातु प्राप्त की जाती है। किससे, जलीय संकुल से धातु प्राप्त करते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, जल धातुक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको जल धातुक्रम भी अपन कहते हैं। दूसरी बात क्या कहेंगे, इसको अपन जल धातुक्रम के नाम से भी जानते हैं। तीसरी चीज इसमें साइनाइड संकुल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है इसमें, साइनाइड संकुल का। साइनाइड संकुल का निर्माण होने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं, साइनाइड प्रक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको साइनाइड प्रक्रम भी कहते हैं। तो बच्चों यहां पर ये 3 बातें हैं। ये ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रम भी है, क्योंकि NaCl द्वारा प्रारंभ में धातु का ऑक्सीकरण होता है, अपचायक जिंक द्वारा अपचयन होता है। तो ये दोनों प्रोसीजर होने के कारण ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रम भी हो गया। क्लियर है बात। दूसरी चीज, इसमें जलीय संकुल से धातु प्राप्त करने के कारण इसको जल धातुक्रम भी कहते हैं, और इसमें साइनाइड संकुल बनने के कारण इसको क्या कहते हैं अपन, साइनाइड प्रक्रम भी कहते हैं। ये चीजें सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर। ये निक्षालन पूरा हुआ कंप्लीट। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपन बढ़ते हैं। अब देखो, अपन ने धातुक्रम के चरण पढ़ रहे थे, धातुक्रम के चरण पढ़ रहे थे। उन धातुक्रम के चरणों में अपन ने पढ़ा था, पहला था तोड़ना और पीसना। दूसरा था अयस्क का सांद्रण। तीसरा था सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करना।
धातु प्राप्त करना, और चौथा था धातु का शोधन करना या धातु का शोधन। ये इसका चौथा चरण था। क्लियर है ये बात सभी को? अब इसमें एस के सांद्रण में अपन ने पढ़ा था, एस के सांद्रण की गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय विधि पढ़ी, झाग पलवन विधि पढ़ी, और अपन ने क्या पढ़ा? निक्षालन। तो मेरा कहने का मतलब ये दो बिंदु मैं आपको पूरे कंप्लीट करवा चुका हूं। ये चीजें आपको क्या हो गई? पूरी। अब अपन पढ़ेंगे सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करना, और फिर है धातु का शोधन। तो सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु का निष्कर्षण, ये हेडिंग रहने देता हूं मैं। सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करना या अशुद्ध धातु का शोधन। अब देखो ये दो चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? दो चरणों में। सांद्रित अयस्क ऐसा अशुद्ध धातु का निष्कर्षण ये कितने चरणों में प्राप्त होता है? दो चरणों में। तो पहला तो है अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना, और दूसरा है धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु प्राप्त करना, अशुद्ध धातु प्राप्त करना। ये दो चरण हैं यहाँ पर। इन दो चरणों के बारे में अपन पढ़ेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो एस को पहले अपन किस में बदलेंगे? धातु ऑक्साइडों में बदलते हैं, और फिर धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में क्या कर लिया जाता है? धातु ऑक्साइड से या अशुद्ध धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन। अब अपन पढ़ेंगे पहला अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना। तो ये चरण अपना चलेगा, अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना। देखो अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने की दो विधियां काम में आती है। कितनी विधियां? दो विधियां। कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ेंगे। एक है निस्तापन और एक है भर्जन। इन दो विधियों द्वारा अपन जो सांद्रित अयस्क है उसको धातु ऑक्साइड में क्या कर लेते हैं? परिवर्तित कर लेते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? और देखो अपन किस प्रकार से करते हैं। पहला देखेंगे अपन निस्तापन। देखो निस्तापन, देखो परिभाषा देख लो। जब सांद्रित अयस्क को परावर्तनीय भट्टी में वायु की अनुपस्थिति में धातु के गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है तो वह अयस्क धातु ऑक्साइड में बदलता है। में परिवर्तित हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्तापन। और ये जो निस्तापन होता है, चलो पहले ये भर्जन की बात कर लेते हैं। जब सांद्रित अयस्क को वही परावर्तनीय भट्टी में
भट्टी में वायु की उपस्थिति में, वायु के आधिक्य में या वायु की उपस्थिति में धातु के गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो वह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। तो ये डेफिनेशन आपको सभी को ध्यान रखनी है, ये डेफिनेशन ही अपने को बतानी है और इसी को अपने को याद रखना है। अब देखो, जो निस्तापन होता है यह जलयोजित ऑक्साइडों का किया जा सकता है या हाइड्रोक्साइडों का किया जा सकता है या फिर किसका? कार्बोनेटों का किया जा सकता है, किया जाता है। भर्जन किसका किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का, ये ध्यान रखना, सल्फाइड अयस्कों का। सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है? अयस्कों का किया जाता है। हाँ, इसमें केवल सूक्ष्म अणु बाहर निकलते हैं, अर्थात कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, जबकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन या अपचयन होता है। यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर जरूर संपन्न होगी। तो ये जो निस्तापन और जो भर्जन है उसके बारे में आपको सभी को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको क्या रहनी चाहिए? सबको क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, निस्तापन और ये भर्जन में क्या है अंतर? अपन कौन सा ले रहे हैं? अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। अब अपन देख लेते हैं कौन कौन से धातु ऑक्साइडों का निस्तापन। अब अपन ने यहां पर देख लिया, इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। देखो, अपन ने यहां पर लिखा है जलयोजित ऑक्साइड जैसे एल्यूमिना, जलयोजित ऑक्साइड जैसे एल्यूमिना। एल्यूमिना का क्या होगा निस्तापन? Al2O3.2H2। इसका क्या करें अपन? निस्तापन, यानी इसको गर्म करें तो क्या बनेगा? Al2O3 प्लस 2H2। कार्बोनेट जैसे COCl3 धातु कार्बोनेट है, तो इनका भी क्या होगा? धातु कार्बोनेट का भी निस्तापन। इसको क्या करें? गर्म, ये निस्तापन ही होगा इसका भी। तो क्या बनेगा यहाँ पे? धातु ऑक्साइड। बस सब किस में बदल जाएंगे? धातु ऑक्साइडों में। तो इस प्रकार अपन इसको क्या कहते हैं? लाइमस्टोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बॉक्साइड कहते हैं। तो बॉक्साइड का भी क्या करेंगे अपन? निस्तापन। लाइमस्टोन का भी अपन क्या करेंगे? निस्तापन। और इसी प्रकार जिंक कार्बोनेट क्या होता है? कैलामाइन। इसका भी क्या करते हैं अपन? निस्तापन। यहां पर भी क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड प्लस H2। इसी प्रकार मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट MgCO3 और CaCO3, इसको डोलामाइट कहते हैं।
इसका भी क्या कर सकते हैं अपन, निस्तापन। इसमें भी क्या बनेगा, MgO प्लस CaO प्लस 2H2। तो बताओ सब में देखो धातु के गलनांक के नीचे के ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो ये धातु ऑक्साइड में बदल गया, ये धातु ऑक्साइड में बदल गया, धातु ऑक्साइड में बदल गया, और किस में बदल गया, धातु ऑक्साइड में बदल गया। और इसमें केवल जल के अणु का क्या हो रहा है, बाहर निकलना हो रहा है। तो यही विधि क्या कहलाती है, सॉरी यहां पर क्या निकलेगा बाहर, CO2, और यहां पर भी क्या निकलेगी बाहर, CO2, और यहां पर भी 2CO2। तो ये प्रोसीजर, सबकी सब प्रोसीजर क्या कहलाती है, कौन सी प्रोसीजर है, ये सभी निस्तापन की प्रोसीजर होती है। क्लियर है सभी को। अब देखो एक बार मैं थोड़ा सा आपको परावर्तनी भट्ठी के बारे में बता देता हूं, क्योंकि इसमें कौन सी भट्ठी काम में ली जाती है, परावर्तनी भट्ठी काम में ली जाती है। कौन सी भट्ठी काम में ली जाती है, दोनों में परावर्तनी भट्ठी। कौन सी भट्ठी, परावर्तनी भट्ठी। इस परावर्तनी भट्ठी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, क्योंकि एक एग्जाम में इस परावर्तनी भट्ठी का डायग्राम भी पूछ लिया गया था। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से रफली कर देता हूँ। ये लिख लिया होगा सबने, एक बार इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं आपको परावर्तनी भट्ठी का डायग्राम बना देता हूँ। ये निस्तापन के एग्जाम्पल थे, वर्जन के एग्जाम्पल अपन देखेंगे अभी। इधर से देखो अपन इसमें वायु प्रवाहित करते हैं। यहां पर इस छत को अपन मेहराबदार। तो एक ध्यान रखना है, जो परावर्तनी भट्ठी की जो छत होती है वो छत कैसी होती है, इसकी मेहराबदार छत होती है। इस चीज़ का अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसकी जो छत रहती है वो किस तरह की छत रहती है, मेहराबदार छत रहती है। थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। इधर से रहता है ये निकास गैसों का, यहाँ से जो गैसेज होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ये रहता है इसका चूल्हा, ये रहती है यहाँ पर अग्नि। इस तरह की इसमें व्यवस्था रहती है। यहाँ से इसमें क्या प्रवाहित की जाती है, अपन वायु प्रवाहित। इसकी छत थोड़ी सी ढालूनुमा होती है। हाँ, इस टाइप की छत रहती है। इसको अपन क्या कहते हैं, मेहराबदार छत कहते हैं। ये क्या रहता है, कुछ गैसों के लिए निकास मार्ग यहां पर रहता है। अब देखो यहां पर ये है परावर्तनी भट्ठी। ये इसकी मेहराबदार छत है। यहां से अग्नि जलती है और ये वायु प्रवाहित की जाती है इधर से,
और यहाँ पर ये पदार्थ रहता है। देखो यहाँ पर एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है, ताप देने वाला और जो पदार्थ होता है वो एक दूसरे से डायरेक्ट संपर्क में नहीं होता है, एक दूसरे से दूर रहता है। ये गर्म गैसें यहाँ पर टकराती है और इस अयस्क से फिर बाद में क्रिया करती है। पहले गर्म गैसें इस मेहराबदार सतह से टकराती है और फिर बाद में इस पदार्थ को क्या करती है, यहाँ पर ये जो अयस्क रहता है उसको क्या करती है, गर्म करती है, उसका क्या करती है, निस्तापन अथवा भर्जन। अब ये जो वायु का मार्ग है, यहाँ से वायु प्रवाहित करते हैं, निस्तापन की प्रक्रिया होती है तब ये छिद्र खुला रहता है, निस्तापन की क्रिया होती है तब ये छिद्र बंद रहता है क्योंकि ये वायु की अनुपस्थिति में होगा, और भर्जन के समय ये छिद्र क्या रहता है, खुला रहता है, क्योंकि भर्जन किसकी उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर ये ईंधन और ये जो पदार्थ होता है वो ईंधन को भट्टी में ईंधन को अलग स्थान पर जलाया जाता है, ये मतलब अयस्क से इसका कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ईंधन को अलग स्थान पर जलाया जाता है और इसका अयस्क से कोई संबंध नहीं होता है। ईंधन जलने पर गर्म गैसें इससे टकरा करके इसको अयस्क को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो ये मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आपको निस्तापन और भर्जन में काम में आने वाली परावर्तनी भट्टी। तो ये परावर्तनी भट्टी के बारे में भी सबको पता रहना चाहिए। अब देखो ये जो भर्जन है, भर्जन के कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। तो फटाफट परावर्तनी भट्टी का आप डायग्राम इस तरह से बना सकते हो। देखो जो भर्जन की प्रक्रिया होती है उसमें फास्फोरस, सल्फर आदि को ऑक्साइड में बदला जा सकता है। फास्फोरस एवं सल्फर को उनके ऑक्साइडों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे P4O2 2P2O5। तो ये क्या है, फास्फोरस का ऑक्साइड। इसी प्रकार अपन किसको काम में ले सकते हैं, सल्फर को, सल्फर प्लस O2, ये क्या बन गया, SO2। या फिर आर्सेनिक हो, आर्सेनिक को भी उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। धातु सल्फाइड का धातु ऑक्साइडों में परिवर्तन होता है, धातु सल्फाइडों का धातु ऑक्साइडों में परिवर्तन होता है, धातु सल्फाइडों का धातु ऑक्साइडों में परिवर्तन होता है। जैसे अपन देखें यहाँ पर ZNS, ये धातु सल्फाइड है यहाँ पर। इसी प्रकार अपन देख सकते हैं PbS, इसी प्रकार C2S, ये सभी क्या है, धातु सल्फाइड। जैसे अपन इसकी क्रिया करें 3O2, तो ZNO प्लस SO2, तो इसको अपन किस में कन्वर्ट कर लिया, किस में परिवर्तित कर लिया अपन ने, धातु सल्फाइड में। बैलेंस्ड है ये 2 और ये जिंक ऑक्साइड भी 2। अब अपन देखते हैं इसको PbS को 3O2 किस में बदल जाएगा, ये PbO में, और ये 2SO2। इसी प्रकार ये भी किस में बदल जाएगा, 2Cu2O प्लस 2SO2। तो इस प्रकार से धातु ऑक्साइडों को किस में परिवर्तित कर सकते हैं अपन, धातु सल्फाइडों में परिवर्तित कर लेते हैं। क्लियर है। अब देखो एक चीज इसमें और है, वो अपने को ध्यान रखना है। तो पहला तो फास्फोरस और सल्फर जो होते हैं उनको उनके ऑक्सीजन से क्रिया करके उनके ऑक्साइडों में बदल दिया जाता है। ये कौन सी प्रक्रिया है, सारी भर्जन वाली आप सब देख रहे हो, वायु की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है नहीं हो रही है। एक और है, जैसे कॉपर पायराइट होने पर इसमें कुछ मात्रा में सिलिका मिलाते हैं जिससे आयरन सिलिकेट धातुमल के रूप में प्राप्त हो जाता है, या फिर वो धातुमल के रूप में आकर के वो क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। देखो कैसे किस प्रकार से आयरन सिलिकेट बनता है। जैसे कॉपर पायराइटिस, क्या होता है कॉपर पायराइटिस, CuFeS2, ये क्या है कॉपर पायराइटिस।
इसका भी क्या करना है अपने को, भर्जन करना है। और भर्जन आप सभी जानते हो, भर्जन किसकी उपस्थिति में होगा, भर्जन वायु की उपस्थिति में होगा। और यहां पर बनेगा क्या क्या, Cu2S प्लस FeO प्लस साथ में क्या बन जाएगी यहां पर SO2, एक सल्फर यहां पर और ये SO2। तो ये प्राप्त हो गया यहां पर। अब देखो Cu2S, इसका क्या करवा सकते हैं अपन, वापस करवा सकते हैं Cu2S का, Cu2S प्लस 3O2। बताओ ये किस में बदल जाएगा, 2Cu2O प्लस और ये 2SO2। तो ये कॉपर सल्फाइड था, कॉपर सल्फाइड किस में बदल गया, कॉपर ऑक्साइड में बदल गया, सॉरी ये FeS होगा यहाँ पर 2FeS। तो ये सल्फर 4 है ना यहाँ पर, तो 2 और ये 3 और ये 4 FeS। इसकी भी क्रिया किससे कराएंगे, O2 से कराएंगे, क्या बन जाएगा FeO प्लस SO2 बन जाएगा। तो ये भी आयरन सल्फाइड था, किस में बदल गया, ये भी, ये 2 और ये 3, ये कितने हैं 2 और ये सल्फर भी कितनी है 2, तो 4 2 6। आयरन सल्फाइड भी किस में बदल गई, आयरन ऑक्साइड भी किस में, सॉरी आयरन सल्फाइड था वो भी किस में बदल गया, यहाँ पर ऑक्साइड में बदल गया। आगे और देख लेते हैं, Fe और SiO2 यही बताया था। FeO और कौन SiO2 क्या बना लेंगे, FeSiO3। आयरन सिलिकेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं आयरन सिलिकेट। और ये आयरन सिलिकेट है, ये किसके रूप में, धातुमल के रूप में, धातुमल के रूप में पृथक हो जाता है, पृथक हो जाता है। आयरन सिलिकेट धातुमल के रूप में क्या हो जाता है, यहां से पृथक हो जाता है। तो ये चीज भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या, कभी कभी जो भर्जन होता है उसमें धातु सल्फाइड में बदल जाते हैं। तीसरा, ये दूसरा लिखा मैंने और ये अलग लिखा, तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु, धातु सल्फाइड किसमें, धातु सल्फेट में भी बदल जाते हैं। धातु सल्फेट में कैसे, जैसे PbS ZnS, क्रिया किसके साथ करवाई, इसके साथ PbSO4 बन गया। क्रिया किसके साथ कराई, 2O2, जिंक क्या बन गया, सल्फेट बन गया। तो ये धातु ऑक्साइड किस में बदल गए, धातु सल्फेट में भी बदल जाते हैं। कई बार ये इतनी ही चीजें आप अपने को ध्यान रख सकते हैं। या फिर एक बिंदु इसका और है, कुछ धातु सल्फाइड उनके क्लोराइडों में भी बदल जाते हैं। बस यहाँ तक अपने को ध्यान इसका रखना है। ये कुछ धातु सल्फाइड उनके क्लोराइडों में भी बदल जाते हैं, जैसे Ag2S प्लस NaCl, 2AgCl प्लस Na2S 2S। ये कई बार क्या होता है, कई बार धातु ये सल्फाइड है, ये उसके किस में बदल जाते हैं, क्लोराइडों में भी बदल जाते हैं। ये धातु सल्फाइड है, ये किस में बदल गया, क्लोराइडों में भी बदल गया। इस बिंदु का और अपने को यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये पहली चीज मैं करवा चुका हूं आपको कंप्लीट। कौन सी थी, जो सांद्रित अयस्क था उससे अपन क्या प्राप्त कर रहे थे, अशुद्ध धातु। उसके दो चरण थे, पहला जो सांद्रित अयस्क था उसको धातु ऑक्साइडों में बदलना, इसके दो चरण, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है धातु ऑक्साइड में सल। भर्जन वायु की उपस्थिति में धातु की गलनांक के नीचे के ताप पर परावर्तनीय भट्टी में गर्म किया जाता है, ऑक्साइडों में बदल जाता है। निस्तापन में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर छोटे अणुओं का केवल क्या होता है, निष्कासन। निस्तापन
धातु कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइडों किया जाता है, और ये जनरली किसका किया जाता है, सल्फाइडों का किया जाता है। दोनों ही परावर्तनीय भट्टी में किया जाते हैं। परावर्तनीय भट्टी का डायग्राम मैं बना करके बता चुका हूं आपको, और इसके बाद में इनके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको करवा चुका हूं। हाँ, अब इसके बाद में क्या है, धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु का शोधन क्या पढ़ेंगे अब अगला नेक्स्ट टॉपिक, धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु, ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन, ये अपने को पढ़ना है। धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन, तो ये देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।